हेलो एवरीवन, मैं कशिश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र की 62 एनसीईआरटी की ऑडियो बुक सीरीज। यह सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट आई बटन पर है, आप वहां पर क्लिक करके सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धर्मशास्त्र जो थे इनका संकलन 600 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के बीच में किया गया था। यानी कि जो धर्मशास्त्र है वो 200 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में माने जाते हैं। उसमें इनकी रचना हुई थी। अगर हम स्मृति की बात करें तो स्मृतियां जो है वो 6 शताब्दी में संहिताबद्ध की गई थी। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि स्मृति जो है वो ईसा की आरंभिक 6 शताब्दी में संहिताबद्ध की गई थी। सबसे पुरानी स्मृति जो है वो मनुस्मृति है और ये सबसे प्राचीन प्रसिद्ध भी स्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति में हमें वर्णों, राजाओं, पदाधिकारी के कर्तव्य इन सभी का विधान हमें मनुस्मृति में मिलता है। इसके अलावा मनुस्मृति में हमें संपत्ति, अर्जन, विक्रय, उत्तराधिकार के नियम, विवाह के विधान ये सभी भी हमें देखने को मिलते हैं। और मनुस्मृति के अंदर हमें दंड का विधान भी मिलता है। कौन कौन से कामों के लिए? चोरी, हमला, हत्या, व्यभिचार, इन सभी के लिए दंड का विधान भी मनुस्मृति में दिया था। मनुस्मृति में यह लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा, हमला करेगा, हत्या करेगा, किसी सब व्यभिचार करेगा तो उसको क्या दंड दिया जाएगा। इन सभी की जानकारी भी मनुस्मृति से मिलती है। वेदों के अलावा ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। हमने पढ़ा था कि हर एक वेद का अपना एक ब्राह्मण होता है, एक अरण्यक होता है, एक उपनिषद होता है। तो उन्हीं की बात की जा रही है यहाँ पे कि ब्राह्मण, अरण्यक और जो उपनिषद होते हैं इनको वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है। इनके उत्तर वैदिक साहित्य भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य भी कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड का विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया है। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो उसमें हमें वैदिक कर्मकांड का विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया है। आरण्यक ग्रंथ है, यानी कि जो आरण्यक है उनमें उपनिषदों में जो आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं की चर्चा है वे हमें आरण्यक ग्रंथों में देखने को मिलती है। पुराण जो है वो जिन पुराणों की संख्या 18 कही जाती है और इसके अंदर हमें कुछ ऐतिहासिक विवरण भी देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, आप लोग को ये बताना है कि वर्तमान समय में कितने पुराण उपलब्ध हैं, कितने पुराणों की खोज अभी बाकी है। सभी लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबको इसका आंसर नोट में देना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पुराणों की विषय वस्तु, यानी कि ऐतिहासिक अध्ययन के कुछ 5 शाखाएं, कुछ ये 5 चीजें, ये कुछ ऐसे 5 टॉपिक है जो हमें ये बताता है कि पुराणों की विषय वस्तु क्या है, अर्थात पुराणों के अंदर क्या कौन सा टॉपिक है और किस विषय पर चर्चा की गई। तो सबसे पहले हम सर्ग की बात करें तो सृष्टि की उत्पत्ति, दूसरा हमारा आता है प्रतिसंध, सृष्टि के प्रत्यावर्तन और प्रतिविकास, तीसरा मनवंतर का मतलब होता है समय की पुनरावृत्ति, फोर्थ आता है वंश, राजा और ऋषियों की वंशावली भी वो सारा था वंशनिचय, यानी कि इसमें कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनी होती है। ये इनकी चर्चा हम पिछले चैप्टर्स में भी कर चुके हैं और यही 5 चीजों का अगर हम अध्ययन करेंगे इनसे हमें पुराणों की विषय वस्तु के बारे में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि पुराणों के अंदर भी हमें इनमें से अधिकांश चीज देखने को मिलती है। कालांतर में इनके तीर्थ और उनके महात्मा के वर्णन भी शामिल किया गया है। यानी कि कालांतर जो है उसके अंदर तीर्थों और उनका जो महात्मा है इन सभी के वर्णन को भी शामिल किया गया। विषय वस्तु की दृष्टि से पुराण जो है, अगर पुराणों की बात करें तो पुराण जो है वो विश्व को जैसे माने जाते हैं, लेकिन गुप्त काल से आरंभ तक का राजनीतिक इतिहास आया है। पर पुराणों के अंदर हमें गुप्त काल से आरंभ तक का राजनीतिक इतिहास ही देखने को मिलता है, यानी कि गुप्त काल के बाद का इतिहास हमें पुराणों में देखने को नहीं मिलता है। हालांकि पुराणों को विश्व को यानी कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसमें गुप्त काल के बाद का कोई भी इतिहास नहीं है। घटनाओं के स्थलों का उल्लेख और इसके कारण परिणामों का विवेचन किया गया है, यानी कि कई बार पुराणों में हमें घटनाओं के स्थलों का उल्लेख, उसके कारण परिणाम का विवेचन भी मिला है, परंतु यथार्थ में घटनाएं विवरण लिखे जाने से काफी पहले घटित हो चुकी है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो जिनके बारे में लिखा हुआ तो मिलता है, लेकिन ये लिखने से काफी समय पहले घटित, अर्थात कोई घटना घटित हुई और उसके काफी समय बाद उसके बारे में लिखित वर्णन लिखा गया। किंतु इन पुराणों को लेकर परिवर्तन की धारणा से अभिनव नहीं थी, जो इतिहास का सार्थक होती है। यानी कि जो पुराण थे ये परिवर्तन की धारणा से पूरी तरह अज्ञात नहीं थे, ये पूरी तरीके से जानते थे कि परिवर्तन की धारणा कैसी है। कला और स्थान जो इतिहास के महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कि पुराणों के अंदर हमें कला और इतिहास का महत्व भी देखने को मिलता है। पुराणों में हमें 4 युग की बात बताई गई। पुराणों के अंदर हमें 4 युग के बारे में बताया गया। सबसे पहले कृतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा है कलयुग। तो
कृतयुग को सबसे पुराना माना जाता है, उसके बाद त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है और कलयुग तो अभी चल ही रहा है। तो पुराणों में इन सभी 4 युगों की बात की गई। इसमें ये बताया गया पुराणों के अंदर कि हर युग जो है, हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताए गए हैं। यानी कि ये कहा गया है कि जो दूसरे नंबर का था, जैसे हम इसे समझते हैं, जैसे ये है हमारा एग्जाम्पल के लिए, ये है त्रेता। इससे पहले कृत था। तो पुराणों के अंदर ये लिखा गया है कि ये युग जो था बहुत ही घटिया था, किस युग के मुकाबले में, इस युग के मुकाबले में। ठीक है, यानी कि ये युग कैसा था, पुराणों में ये कहा गया है कि हर ये युग है, ये घटिया था, और ये जो था, अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो ये घटिया है और ये अच्छा है। इस प्रकार से वो दूसरे की बात करते हैं कि हर युग अपने पिछले युग से घटिया था। यानी कि अगर हम द्वापर की बात करें तो द्वापर से अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा त्रेता अच्छा लगता है ना। और अगर हम त्रेता से कंपैरिजन करें तो हमें त्रेता अच्छा लगता है। इसी प्रकार से हम कलयुग से कंपैरिजन करें तो हम द्वापर को अच्छा कहते हैं, कलयुग को खराब कहते हैं। तो यानी कि ये बताइए कि हर युग अपने पिछले युग से बहुत ज्यादा घटिया था। कहा गया है कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ होता है तो नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंडों का पतन होता है। अर्थात जैसे एक युग की समाप्ति होती है और दूसरे युग की शुरुआत होती है तो सारे नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंड जो होते हैं उन सभी का पतन हो जाता है। महाभारत रामायण प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप संकलन 400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत रामायण और जो अधिक पुराण है इन सभी का संकलन 400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। महाभारत जो कि व्यास की कृति मानी जाती है लगभग 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देती है। यानी कि महाभारत को वेद व्यास की रचना माना जाता है और ये 10वीं ईसा पूर्व से 4ठी ईस्वी तक की स्थिति के बारे में हमें बताती है। इसमें महाभारत में केवल पहले 8,800 श्लोक थे, जब इसका नाम जय संहिता था, और जय संहिता का अर्थ होता है विजय संबंधी संग्रह। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए। बाद में महाभारत के श्लोक बढ़कर 24,000 हो गए। भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ कि कृष्ण प्राचीन नाम। बाद में महाभारत का नाम भारत, सबसे पहले महाभारत का नाम जय संहिता था, उसके बाद इसका नाम भारत पड़ा क्योंकि इसमें प्राचीनतम जो भारत वंश था उनकी कथा लिखी हुई थी। इस धीरे धीरे इसके श्लोक जो थे वो 1 लाख हो गए और तब इसका नाम महाभारत पड़ गया। महाभारत में विभिन्न कथाओं का उनका वर्णन उपदेश है। महाभारत में बहुत सारी कथाएं, उनका वर्णन उपदेश सभी को संकलित है। इसकी मूल महाभारत में की जो मूल कथाएं वो कौरवों और पांडवों के युद्ध की है, उत्तरवैदिक काल की हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों और कौरवों का युद्ध उत्तरवैदिक काल के समय में हुआ था शायद। उनके विवरणात्मक अंश का उपयोग वेदोत्तर काल के संदर्भ में किया जाता है। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे जो बढ़कर 12,000 हो गए थे। यानी कि जो महाभारत का जो विवरणात्मक अंश था वेदोत्तर काल के संदर्भ में भी इसका उपयोग किया जाता था। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे जो बढ़कर 12,000 हो गए थे। अतः 24,000 श्लोक हैं और आज के टाइम में रामायण में 24,000 श्लोक हैं। यह महाकाव्य भारत की अपेक्षा अधिक ठोस था। कुछ भी ऐसे, यानी कि अगर हम महाकाव्यों की बात करें तो ये महाभारत की अपेक्षा थोड़े अधिक ठोस थे। कुछ ऐसे उपदेश दिए गए थे इनमें जो बाद में जोड़े गए। ठोस का मतलब होता है कि कठोर, जैसे कोई कठोर फैसला होता है जिसको बदल नहीं सकते, चलिए बात पत्थर के लिखे तो ठोस हो, मतलब लचीलापन नहीं था इनमें। इनकी रचना संभवतः ईसा पूर्व से 5वीं सदी में शुरू हुई थी। यानी कि जो महाकाव्य होते हैं इनकी रचना ईसा पूर्व से 5वीं सदी में शुरू हुई थी। यह 5 अवस्थाओं से गुजर चुकी थी जब तक इनकी 5वीं अवस्था ईसा की 12वीं सदी में आई है। यानी कि 5वीं सदी में इनकी रचना और इनकी 5 अवस्थाएं ये फैल हुई थी रचना, और इसकी जो 5वीं अवस्था थी वो 12वीं सदी में आई थी। वाल्मीकि रामायण महाभारत के बाद की रचना प्रतीत होती है। ऐसा माना जा रहा है कि रामायण जो है भारत के बाद लिखेंगे, यानी कि सबसे पुरानी महाभारत है, फिर उसके बाद रामायण है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कर्मकांड साहित्यिक स्रोत। यानी कि कर्म कांडों का वर्णन भी हमें साहित्यिक स्रोतों से मिलता है। वैदिक काल के अंदर हमें कर्मकांड साहित्य की भरमार देखने को मिलती है। राजाओं के द्वारा 3 ईश्वरों और धनाढ्य पुरुषों द्वारा अनुष्ठित सार्वजनिक यज्ञों की विधि विधान शॉर्ट स्रोतों में दी है। इन्हीं में राज्याभिषेक के आदमपुर अनुष्ठान भी वर्णित है। यानी राजा जो है वो 3 उच्च वर्ण और धनाढ्य पुरुषों के द्वारा जो अनुष्ठान होता था या सार्वजनिक यज्ञ होते थे उन सब का विधि विधान हमें शॉर्ट सूत्रों से मिलता है। पर इसी के अंदर हमें राज्याभिषेक के लिए आडम्बर अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। इसी तरह जाश्रम, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू पारिवारिक अनुष्ठानों का
यानी कि जो जातक्रम होता था, जन्म के समय पे जो अनुष्ठान होता था, नामकरण होता था या उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि बच्चे को जनेऊ धारण किया था, करा दिया जाता है। तो विवाह होता था, श्राद्ध होता है, ये सभी जो काम होते थे, घरेलू या जो पारिवारिक अनुष्ठान होते थे, इन सभी का विधि विधान हमें गृह सूत्रों में मिलता है। शौच सूत्रों में क्या मिलता है? हमें राजा के बारे में मिलता है, राजा कैसे अनुष्ठान यज्ञ करवाता था, विधि विधान, तीनों वर्णों की जानकारी। और हमें गृह सूत्र में धार्मिक जो ग्रह के द्वारा होते थे या बच्चे के या विवाह के संबंधित जो अनुष्ठान होते थे, इन सभी का वर्णन हमें गृह सूत्र में मिल रहा है। शौच सूत्र और गृह सूत्र दोनों ईसा पूर्व 600 से 300 ईस्वी के आसपास के माने जाते हैं। यहाँ शुल्ब सूत्र भी एक उल्लेखनीय है। शुल्ब सूत्र के अंदर यज्ञ विधि के निर्माण के लिए मापों का विधान होता है। यानी कि प्राचीन समय में जब कोई यज्ञ करवाता था, उसको यज्ञ विधि के लिए एक मापन दिया जाता था, मतलब यज्ञ विधि के लिए मापन होता था जो कि शुल्ब सूत्र में लिखा होता था। तो इसको यज्ञ विधि कितनी चौड़ी होगी, किस प्रकार से होगी, कौन कौन लोग इसके आगे बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा, किस तरीके से किस जगह पर स्थापित की जाएगी, ये सभी नियम पूजा पाठ के करने के एक नियम होते हैं। अगर उसको नियम से ना किया जाए तो भी गलत होती। ज्यामिति और गणित का अध्ययन, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो हमें मापन विधि जो हमें एक विधि के लिए मिली थी, ऐसा माना जाता है कि ज्यामिति और गणित के अध्ययन भी वहीं से प्रारंभ होता है। हम एक बार बात करते हैं इन सभी सूत्रों के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले हमारा आता है शौच सूत्र के अंदर हमारे आते हैं सार्वजनिक यज्ञों की विधि विधान, यानी कि जो राजा अनुष्ठान वगैरह कराता है। फिर हमारा आता है गृह सूत्र, यानी कि घरेलू पारिवारिक अनुष्ठान जो हमने ऊपर पढ़ा कि विवाह, उपनयन, बच्चे के जन्म के समय जो भी होते हैं। शिला सूत्र हमने पढ़ा कि यज्ञ विधि के निर्माण, मापों का विधान होता है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन यहीं से प्रारंभ हुआ। फिर हम आते हैं जैन और बौद्ध के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं को उल्लेख मिलता है। यानी कि जैन और बौद्ध धर्म के बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें की ऐतिहासिक व्यक्तियों की और घटनाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। क्योंकि आधुनिक इतिहासकार पुराणों में वर्णित अधिकतर राजवंशी को नकार दिया, यानी कुछ आधुनिक इतिहासकार हैं जो पुराणों के अंदर जो अक्सर राजवंश लिखे गए हैं का वर्णन है उनको नकार देते हैं और बुद्ध और महावीर को ऐतिहासिक व्यक्तित्व मानते हैं। और ये कहता है कि पुरानी राजवंशों को केवल उन भागों को स्वीकार किए गए जिनकी पुष्टि बौद्ध और जैन साहित्य के द्वारा की गई। यानी कि वो ऐसा कहते हैं कि पुराने राजवंशों में केवल वही लोग आते थे जो बौद्ध और जैन साहित्य के द्वारा मान्य होते। अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखा गया था और उस समय में यह भाषा बोली जाती थी और ये मगध और दक्षिण बिहार से में मिला है। पाली को प्राकृत भाषा में सबसे पुरानी प्राकृत भाषा मानी जाती है और प्राकृत भाषा का एक रूप पाली थी। बौद्ध भिक्षुओं के शासक देखो, बौद्ध भिक्षु अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका गए, उनके साथ के पाली प्राकृत जो थी यह भी श्रीलंका पहुंची और इस प्रकार से जीवन भाषा। बौद्ध ग्रंथों से हमें केवल बुद्ध के जीवन के बारे में ही नहीं बल्कि उनके समय के मगध, उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों की जानकारी मिलती है। यानी कि बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के जीवन के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ बौद्ध ग्रंथों में हमें यह भी पता चलता है कि बुद्ध के समय में जो मगध, उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ पर कौन कौन से शासक थे, किस प्रकार से शासन चलाते थे, इन सब की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा बौद्ध के धार्मिक उत्तर साहित्य स्रोत, यानी कि बौद्ध के धार्मिक उत्तर साहित्य क्या है। तो बौद्ध धर्म के धार्मिक उत्तर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण रोचक माने जाते हैं। इनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हमें देखने को मिलती हैं। पूर्व जन्म की कथाएं जातक इसलिए कहलाती कि प्रत्येक कथा एक प्रकार की लोक कथाएं। ऐसी कथाओं को संख्या 500 से अधिक, यानी कि बुद्ध के पूर्व जन्म में कुछ कथाएं कही जाती थी जिनको जातक कहा जाता है। यह कथा एक लोक कथा मानी जाती थी और इन कथाओं की संख्या जो थी 550 से अधिक है। ईसा पूर्व 5वीं सदी से दूसरी शताब्दी के ईस्वी तक सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर यह बहुमूल्य प्रकाश डालती है। प्रसंगवश कथाएं भूतकालीन राजनीतिक घटनाओं की, यानी कि ये जो बुद्ध की कथाएं हैं ये वहाँ की राजनीतिक घटनाओं पर भी हमें जानकारी देती है। गुजरात के वल्लभी नगर में छठी सदी में ईस्वी में एक जैन ग्रंथ, यानी कि गुजरात के वल्लभी नगर से एक जैन ग्रंथ बना है जो कि छठी सदी का माना जाता है और ये अंतिम जैन ग्रंथ भी कहा जाता है। इसकी भाषा जो है प्राकृतिक है। इन ग्रंथों में अनेक वंशज के आधार पर बौद्ध ग्रंथ के अंदर बहुत सारे वंशज जैसे महावीर कालीन बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में शायद। लौकिक साहित्य, यानी कि लौकिक साहित्य क्या है? लौकिक साहित्य भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और विधि ग्रंथ जो है वो भी इसकी कोटि के अंतर्गत आते हैं। लौकिक साहित्य में धर्मसूत्र, स्मृति और टीका ये सभी आती है।
इन तीनों को मिलाकर के धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। और धर्म सूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। मुख्य स्मृति ईसा की आरंभिक 6 सदियों में संहिताबद्ध की गई थी। इनमें विविध वर्णों, राजाओं और पदाधिकारियों के कर्तव्यों का विधान किया गया है। संपत्ति के अर्जन, विक्रय, उत्तराधिकार के नियम, संहिता विवाद के विधान भी दिए। चोरी, हमला, हत्या, व्यभिचार आदि के लिए दंड का विधान किया गया है। ज्ञान ग्रंथों में व्यापार और व्यापारी का उल्लेख हमें बार बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र को भी एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ माना जाता है। यह 15 अधिकार में यानी कि 15 भागों में बटा हुआ खंडों में, जिनमें से इसका दूसरा और तीसरा भाग जो है वो सबसे पुराने कहे जाते हैं। इनमें प्राचीन समय शैली के कौटिल्य में मौर्यकालीन समाज और वहां के अर्थतंत्र की झलक हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज और वहां के अर्थतंत्र की झलक देखने को मिलती है। प्राचीन भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए अगर हम प्राचीन भारतीय राजतंत्र या अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में माना जाता है। विशाखा दत्त उन्होंने नाटक लिखा है जिसका नाम मुद्रा राक्षस। इसमें भी हमारे समाज और संस्कृति की झलक देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा संस्कृत साहित्य स्रोत, यानी कि साहित्य स्रोत जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये भी हमें इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। जैसे कि कालिदास का एक नाटक है मालविका गिन्नमित्रम या पुष्यमित्र। यह जो नाटक है ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की कुछ घटनाओं के आधार पर लिखा गया है। कालिदास की कुछ रचनाएं अभिज्ञान शकुंतलम में भी हमें इसकी झलक देखने को मिलती है। अभिज्ञान शकुंतलम से हमें क्या मिलता है? गुप्तकालीन समाज की जानकारी मिलती है, उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है, वहाँ के सांस्कृतिक जीवन की जानकारी हमें अभिज्ञान शकुंतलम से मिलती है जो कि कालिदास की रचना है। भास और शूद्रक अन्य कवि जिन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं पर, यानी कि बहुत सारे कवि हैं जिनमें मुख्यतः भास और शूद्रक का नाम आता है। इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित कुछ नाटक लिखे हैं। भारत के लोगों ने जीवन चरित्रात्मक रचनाओं में ऐतिहासिक दृष्टि का अच्छा परिचय दिया है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है हर्षचरित्र। बाण भट्ट के द्वारा एक हर्षचरित्र जो कि 7वीं सदी में रचा गया था। इसमें बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में लिखा गया है जिसकी जानकारी हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है। वाकपति का कन्नौज वाकपति है जो कन्नौज के राजा यशोधर्मन के कारनामों पर आधारित, यानी कि कन्नौज के राजा जो यशोधर्मन थे इनके कारनामों पर आधारित एक गौरव ग्रंथ वाकपति के द्वारा लिखा गया था। बिल्लड़ के द्वारा रचित विक्रमादित्य चरित्र में उत्तरोत्तर चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के विभाजन होगा, यानी कि बिल्लड़ नाम की व्यक्ति हैं जिन्होंने विक्रमादित्य चरित्र लिखा है और इसके अंदर उन्होंने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के जितने भी विजय अभियान हैं उन सभी का वर्णन किया है। तो हमने विभिन्न राजाओं के जीवन के आधार पर कुछ अन्य रचनाएं, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि राजाओं के जीवन के आधार पर क्या क्या रचनाएं की गई। इनमें से कुछ प्रमुख है जिनकी हम बात करते हैं। जैसे कि जय सिंह ने कुमारपाल चरित्र लिखा है, भीम सिंह ने भी कुमारपाल चरित्र लिखा है, अथवा दाशर के महाकाव्य, न्यायचंद्र का हमीर काव्य, पद्मगुप्त का नवसांग चरित्र, श्री बल्लाल का रुद्रभोज प्रबंध, चिदम्बर दाई का पृथ्वीराज चरित्र या पृथ्वीराज राजा, ये सभी राजाओं के जीवन के आधार पर लिखी गई मुख्य रचनाएं हैं। इसी समय गुजरात के क्षेत्र में सेठों के भी चरित्र जीवन लिखे गए थे, यानी कि गुजरात के जो क्षेत्र थे उनमें सेठों के ऊपर भी चरित्र जीवनी लिखी गई थी। ऐतिहासिक रचनाएं इस प्रकार की केवल दक्षिण भारत में ही हुई होंगी, लेकिन अभी तक इसकी एक भी वृत्तांत प्रकाश में नहीं आया। यानी कि ये जो है वो लिखे तो गए थे लेकिन ये अभी तक इनमें से ऐसा कोई भी पब्लिश नहीं हुआ है। इतिहास, इसका नाम है मूषिक वंश। मूषिक वंश एक और रचना है जिसकी रचना अतुल ने की थी, 11वीं शताब्दी में की गई थी। इसके अंदर हमें मूषिक राजवंश का वृत्तांत देखने को मिलता है जो कि उत्तरी केरल में शासन करते थे। राजरंगनी राजाओं की धारा विशिष्ट तथ्य है। राजरंगनी द्वयी एक आरंभिक ऐतिहासिक लेखन का सबसे अच्छा उदाहरण है। राजरंगनी की रचना कल्हड़ के द्वारा की गई थी 12वीं शताब्दी में। यह कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह है। राजरंगनी जो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट आप लोग इसको तैयार रखिएगा। राजरंगनी जो है ये सबसे पहली कृति मानी जाती है और इसमें आज के इतिहास में बहुत कुछ, यानी कि आज के समय में जो हम इतिहास पढ़ते हैं इसमें उसके बारे में बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे इतिहास को जानने का वो संगम साहित्यिक सांस्कृतिक सोच।
यानी कि जो संगम साहित्य जो था, तमिल जो लोग थे उनके बारे में हमें संगम सांस्कृतिक स्रोतों से जानकारी मिलती है। इन संस्कृत स्रोतों के अलावा हमें कुछ तमिल ग्रंथ भी मिलते हैं जो कि हमें संगम साहित्य के संकलित हैं। राजाओं के द्वारा संरक्षित विद्या केंद्र में एकत्रित होकर कवि और भाटन 3-4 सदस्य, यानी राजा और विद्या केंद्रों के कुछ सदस्य सभी एक जगह पर इकट्ठे हो गए, कवि और भाटों। इनमें इन्होंने मिलकर 3-4 सदियों में इस साहित्य को लिखा। ऐसे साहित्यिक सभा को संगम सभा कहते हैं, यानी कि इनको जो लिखने में जो भी लोग शामिल थे उन सभी की सभा को क्या कहते हैं? साहित्यिक सभा। और इस साहित्यिक सभा को हम संगम भी कहते हैं। इसलिए समूचा साहित्य संगम साहित्य, इसलिए पूरे तमिल साहित्य जो है वो किसके नाम से प्रसिद्ध है? संगम साहित्य के नाम। संगम साहित्य क्यों कहा गया? क्योंकि इनको लिखने वाले लोगों की साहित्यिक सभा होती थी, साहित्यिक सभा को संगम का नाम दिया गया था, जिसके अंदर राजा, विद्या केंद्र और सभी कवि, भाट, ये सभी लोग शामिल होते थे संगम साहित्य के रचना पे। जो संगम साहित्य की जो रचना थी इसका काल ईसा के आरंभिक 4 शताब्दी में हुआ था, हालांकि इसका अंतिम संकलन 6वीं शताब्दी में जानने का पड़ता है। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, जो 8 आयतों कहते हैं, यानी कि संगम साहित्य के पदों में 30,000 पंक्तियां हैं, अर्थात ये काफी सारे संकलन में बटी हुई है। इन इसके अंतर्गत पद के 100 समूह में संग्रहित है, जैसे पुराणुरु 12 के 4 शतक, यानी कि एक पद 100 समूह में बटा हुआ। मुख्यतः इसके 2 समूह हैं, पीटरनाइटिकल, पटीनाइटिकल, कर्णुक, 18 निम्न संग्रह, पटपाठ, पटपाठु, इसके 10 गीत। इसे भी संगम साहित्य की बात की। जो पहला वाला है वो दूसरे से पुराना माना जाता है, इसे लौकिक इतिहास के लिए पहले वाले को ज्यादा महत्व दिया जाता है। संगम रचना में बहुत सारे स्तर पर है, परंतु संप्रति शैली विषय वस्तु के आधार पर इनका स्तर निर्धारण, लेकिन इनकी जो संप्रति और इनकी जो शैली है और इनकी जो विषय वस्तु है उसके आधार पर हम इसका जो स्तर है वो निर्धारण नहीं कर सकते कि कौन सा स्तर पहले आएगा, कौन सा स्तर बाद में आएगा, क्योंकि इसकी विषय वस्तु इस तरीके से है कि हम इसका पता नहीं लगा सकते। जैसा कि आगे बताएंगे कि संगम साहित्य की स्तरों का पता लगाने के सामाजिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर ही लगाया जा सकता है, यानी कि वहाँ की जो सामाजिक अवस्थाएं थी विकास की उन सभी के आधार पर हम इनके स्तरों का लगा सकते हैं क्रम के अनुसार। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथ से खासकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं, यानी कि वैदिक ग्रंथ जो होते थे वो धार्मिक ग्रंथ होते थे, लेकिन संगम ग्रंथ जो होते थे ये बिल्कुल भिन्न होते थे, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं होते थे। इनमें मुक्त प्रबंध काव्य की रचना बहुत सारे कवियों ने की है। बहुत से नायकों, वीर पुरुषों, नायकों गुरगान में संगम साहित्य में देखने को मिलता है। संगम साहित्य लौकिक कोटि को आदिम कालीन को गीत नहीं होते, लेकिन इसमें परिष्कृत साहित्य के दर्शन होता था। अनेक काव्यों में संगम के अनेक काव्यों में योद्धा, सामंत, राजा का नाम उल्लेख करने अनेक वीरतापूर्ण कांडों का सविस्तार वर्णन किया गया। संगम साहित्य है, इनमें भाटों को दिए गए दानों की प्रशंसा की गई है, यानी कि भाट को जो व्यक्ति दान देता था उन सभी की प्रशंसा में संगम साहित्य में देखने को मिलती है। और जो संगम काव्य होते थे लोग दरबार में पढ़े जाते थे, इनकी तुलना होमर युग के वीर गाथा काव्य से की जाती थी, यानी कि होमर युग जो था उसके समय में बहुत सारे वीर गाथा कवि थे, काव्य जिन्होंने वीर गाथा काव्य लिखे गए थे जिनकी रचना संगम साहित्य से की जाती, क्योंकि इसमें भी युद्धों और योद्धाओं के वीर का चित्र हमें देखने को मिलता था। ग्रंथों का उपयोग ऐतिहासिक प्रयोजन से करना आसान नहीं था, हालांकि संगम साहित्य जो थे इतने मुश्किल था इनको पढ़ना और समझना कि ऐतिहासिक प्रयोजन से इनका उपयोग करना शुरुआती स्तर पर आसान नहीं था। शायद इन काव्यों में लिखित, क्योंकि इन संगम साहित्य में तमिल के लोगों के नाम कैसे होते हैं, तो अजीब से होते हैं ना, इनके नाम के कारण इनकी उपाधि, इनका वंश, इनका क्षेत्र, इनके युद्ध, ये सभी रूप से ऐसा माना जाता है कि यह शायद ही सत्य है, यानी कि इन पर आंशिक था कहा जाता है। संगम ग्रंथों में उल्लेखित 6 राजाओं के नाम, यानी कि बहुत सारे संगम ग्रंथ हैं, इनमें 6 राजाओं के नाम दानकर्ता के रूप में मिलते हैं। 6 राजा जो थे वो काफी सारे दानकर्ता भी थे, तो मैं इसलिए दान करते क्योंकि ग्रंथ में उनका नाम लिखा जाए, कई बार वो मंदिरों के लिए भी दान करते थे, अन्य चीजें भी दान करते थे। ईसा की पहले 200 ईस्वी के दानकर्ताओं में भी 6 राजाओं का नाम आता है। बहुत से लेखों, सिक्कों, स्थानीय वृत्तांत तथा इतिहास लेकिन कुछ प्रयत्नों का संकेत अवश्य मिलता है, यानी कि बहुत सारे लेख, सिक्के, स्थानीय वृत्तांत जो है इनसे हमें इतिहास लेखन के कुछ प्रयत्नों का संकेत जरूर मिलता है। पुराणों महाकाव्यों में इतिहास के प्रारंभिक तत्वों में सुरक्षित देखने को मिलते हैं।
यानी कि कुरान और महाकाव्य जो है वो हमें इतिहास के प्रारंभिक तत्व सुरक्षित रखते हैं। राजाओं की वंशावली और उनकी उपलब्धियों की जानकारी हमें यहीं से मिलती है, लेकिन कार्यक्रम के अनुसार इनका विन्यास करना बहुत ज्यादा कठिन है। संगम ग्रंथों के अंदर हमें बहुत सारे नगरों का उल्लेख भी मिलता है, जैसे कि कावेरीपट्टनम। ये एक स्मृतिपूर्ण अस्तित्व इसका हमें संगम ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्यों से समर्थित हुआ है और पुरातात्विक साक्ष्यों से भी है सिर्फ समर्थित हुआ है। इन्होंने यह बताया है कि इसमें बताया गया है कि ये वो लोग जो थे अपने अपने फोटो पर आते थे। फोटो का मर्थ यहाँ पर कुछ और होगा, प्राचीन समय में जो कहा जाता होगा, क्योंकि उस समय की भाषा थोड़ी अलग थी, तो उस समय में कुछ और अर्थ होता होगा। हालांकि सेंटेंस को बोली इसका अर्थ निकल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो लोग जो थे अपने अपने रथों पर आते थे, सोना देते थे, गीली मिर्च खरीदते थे और स्थानीय लोगों को सुना और दासियां पहुंचाते थे। अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार में हम केवल लैटिन और ग्रीक लेखों से नहीं बल्कि प्राकृतिक साक्ष्यों से भी जानकारी मिलती है। यानी कि व्यापार के लिए हम केवल केवल लेखों पर ही नहीं, प्राकृतिक साक्ष्य पर भी निर्भर। इतिहास की आरंभिक सदियों में तमिलनाडु के लोगों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विवरण के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एक मात्र प्रमुख स्रोत। यानी कि आरंभ की सदी में क्या हुआ कि तमिलनाडु के जो लोग, इन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया, जिससे संगम साहित्य के द्वारा किया गया था। ये हमारा एकमात्र स्रोत है जो कि हमें तमिलनाडु की जानकारी देता है, क्योंकि तमिलनाडु का इतिहास में कहीं पर नहीं मिलता। नेक्स्ट आता है हमारा भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत, विदेशी विवरण। विदेशी विवरण यानी भारत के अंदर जो विदेशी आते हैं उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या देखा, अपनी समझ के अनुसार उसे अपने विवरणों में लिखा। प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सारी जानकारी के लिए हम विदेशी विवरणों पर निर्भर रहते हैं। ये लोग पर्यटक बनकर आए थे, भारतीय धर्म को अपनाना, यूनानी, रोमानी और चीनी यात्री, ये सभी लोग भारत में आए थे। इन्होंने भारत के धर्म अपनी आंखों से देखा और यहाँ पर हमने कुछ विवरण करी, तो यहाँ से चले गए। इन विदेशी विवरणों को देशी साहित्य के अनुपूरक माना जाता है। कई विदेशी उत्कीर्ण लेखकों जैसे डीडे की लेखक में भारत का उल्लेख है। हेरोडोटस और टैcitus के लेखों में भी हमें भारत का उल्लेख देखने को मिलता है। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्ट्रीज में भारत और फारस के संबंधों की बहुत सारी जानकारी लिखते हैं। ध्यान देने की योग्य बात यह है कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के हमले की, यानी कि सिकंदर जो भारत पर हमला किया था, इसकी जानकारी केवल हमें विदेशी स्रोतों से मिलती है। भारतीय स्रोतों से हमें इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। भारतीय कारनामे के इतिहास का पुनर्निर्माण के लिए हमें पूर्णतः यूनानी स्रोतों पर, यानी कि भारत के इतिहास के जो कारनामे थे, इनका पुनर्निर्माण करने के लिए हमें केवल यूनानी स्रोत पर ही डिपेंड रहना पड़ा। इसके अलावा हमें कहीं अन्य से कारनामे की जानकारी नहीं मिलती है, न ही सिकंदर के आक्रमण की जानकारी। एरियन ने सिकंदर के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण, यानी कि एरियन है, ये एक विदेशी था जिसने सिकंदर द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के बारे में विवरण लिखा है। यह उन लोगों की सूचना पर आधारित है जो कि, यानी कि उन लोगों में से एक था जो सिकंदर का अभियान हुआ था भारत का। तो उस समय बहुत सारे देशी यात्री भारत आए थे, उसमें से एरियन था जिसने सिकंदर के बारे में लिखा। यूनानी लेखकों की अगर हम बात करें तो इनमें 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के बारे में बताया कि सिकंदर महान था और उसके समकालीन एक सेडोकोडस नाम का एक व्यक्ति था। अब यूनानी विवरण हमें यह बताते हैं कि सेडोकोडस और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों एक ही व्यक्ति थे और इनका राज्यारोहण 322 ईसा पूर्व में हुआ था। यूनानी राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में भेजे गए राजदूत, यूनानी राजाओं के द्वारा पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का था। उसमें बहुत सारे राजदूत भेजे गए जैसे मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनोसियस। ये सभी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इसमें से मेगास्थनीज था जिसने अपनी एक इंडिका पुस्तक लिखी थी जो कि आज भी सुरक्षित है और उसके कुछ, हालांकि ये पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है परंतु इसके कुछ अंश आज भी सुरक्षित है, जिससे हमें काफी इतिहास के बारे में जानकारी मिल पाती है। हम लोग दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ना केवल, यानी कि अगर हम सारी यूनानी लेखकों की बातों को एक साथ मिलाकर पढ़े तो हमें केवल मौर्य व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं बल्कि मौर्यकालीन सामाजिक वर्ग, आर्थिक क्रियाकलाप, इन सभी की मूल्यवान जानकारी मिलती है। ईसा की पहली और दूसरी सदी के यूनानी और रोमन विवरणों में भारतीय बंदरगाहों के उल्लेख मिलता है। यानी कि जो ईसा की पहली और दूसरी सदियों में यूनानी और रोमन विवरण थे, लिखे गए थे, इनमें भारतीय बंदरगाह का उल्लेख मिलता है। भारत और रोम साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापार,
कि वस्तुओं की चर्चा भी हमें यहीं से मिलते हैं। यूनानी भाषा में लिखे प्राचीन भूगोल और वाणिज्य अध्ययन, यानी कि यूनानी भाषा में कुछ ऐसी पुस्तकें जिनसे हमें प्राचीन भूगोल वाणिज्य अध्ययन की सामग्री मिलती है। इसमें सबसे पहली पुस्तक का नाम आता है पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी और दूसरी टालमी की जियोग्राफी। इन सब विषय में भूगोल और वाणिज्य अध्ययन की जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी एक अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी है, यानी कि इसके लेखक का नाम अज्ञात है। ये नहीं पता कि किसने लिखी थी, परंतु इसके प्रमुख क्षेत्र में व्यापार के बारे में बताया गया है, जैसे लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर। यानी कि पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी में ही बताया है कि लाल सागर, फारस की खाड़ी, हिंद महासागर के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यापार होता था। फिलनी की नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की पहली शताब्दी की है। यह लैटिन भाषा में, और इस समय भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। चीनी यात्री समय पर भारत आते थे और यहाँ पर बौद्ध तीर्थों का दर्शन करते थे या बौद्ध धर्म का अध्ययन करते थे। इनमें से कुछ प्रमुख 3 चीनी यात्री हैं जिन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा था और वो काफी समय तक यहाँ पर रहे थे। जैसे कि सबसे पहले नाम आता है हमारा चीनी यात्री में फाहियान का, जो कि 5वीं शताब्दी में भारत में आए थे। दूसरा हमारा हैंसंग आते हैं और तीसरे ईत्संग आते हैं। ईत्संग जो थे वो 7वीं शताब्दी में भारत में आए थे और हैंसंग और ईत्संग दोनों ही 7वीं शताब्दी में भारत में आए थे। हैंसंग ने हर्षवर्धन का वर्णन बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में किया था, यानी कि हैंसंग जब आए थे उस समय में भारत में हर्षवर्धन का शासक था, तो इन्होंने ये बताया था कि हर्षवर्धन जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अपने पुरालेखे अभिलेखों में हर्ष ने अपने आप को शिव का भक्त बताया। अब आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आप लोग को ये बताना है कि हर्षवर्धन कौन से वंश का शासक थे। तो ये पुरालेखे अभिलेखों में हर्ष ने, जबकि अगर पुरालेखे अभिलेखों की बात करें तो उसमें हर्षवर्धन को शिव का भक्त बताया गया। फाहियान ने अपने लेखकों में गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी लिखा है। अरबी के कुछ विद्वान हैं जिन्होंने भारत के बारे में विवरण लिखे। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम अबू रेहान का आता है, जिसे अल-बिरूनी के नाम से भी जाना जाता है। ये महमूद गजनवी जो था, वो जब वो भारत में आया तो काफी सारे लोगों को अपने साथ बंधक बना कर लाया था। इनमें से एक अल-बिरूनी भी था। ये काफी ज्ञाता था, इसको काफी सारी भाषाएं आती थी, तो यह भी एक कैदी के रूप में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इनके द्वारा बहुत सारी बातें कही गई थी, भारतीय समाज और संस्कृति के ज्ञान पर आधारित थी। और ये जो था अल-बिरूनी ने अपने संस्कृत साहित्य के अध्ययन से ही इसने लिखा था, किंतु उसे अपने समय के राजनीतिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं लिखी थी अल-बिरूनी ने अपने विवरण। इसी के साथ आज के वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।